Hello students, how are you? I'm Krishna Nayak, your chemistry teacher, and today we are going to start our third chapter, right? Which is the classification of elements and periodicity in a property, right? तो यहाँ पे हमें देखना है कि जो हमारे एलिमेंट्स है उसे कैसे क्लासीफाई किया गया है, ओके? जो अभी हम क्लासिफिकेशन स्टडी कर रहे हैं वो उसकी जो हिस्ट्री है वो स्टडी करनी है, और उसी क्लासिफिकेशन के साथ जो एलिमेंट्स है उसकी प्रॉपर्टी में क्या चेंज आता है पीरियडिकली, उसके बारे में हमें यहाँ पे डिटेल में स्टडी करना है, ओके? तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो राइज होता है वो यही होता है कि हमें क्लासिफिकेशन करने की क्या जरूरत हुई। सही है, हमारे दिमाग में पहला क्वेश्चन कौन सा आएगा? वाई डू वी नीड टू क्लासीफाई एलिमेंट्स, राइट? पहला क्वेश्चन ही यही आएगा कि एलिमेंट को क्लासीफाई करने की जरूरत क्या हुई भाई। सही है, तो अगर आप देखो तो इन 18th सेंचुरी, ओके, इन द 18th सेंचुरी, तो 18th सेंचुरी में क्या था? ओनली 31 एलिमेंट्स वर फाउंड, एलिमेंट्स वर नो, राइट? चलो फिर क्या हुआ? इन ओनली सम टाइम इन 1865, सही है, कहाँ से? तो 18th सेंचुरी में सिर्फ 31 एलिमेंट नोन थे, लेकिन अगर सिर्फ 65 ईयर के बाद हम देखें तो जो एलिमेंट थे वो इससे डबल, सही है, मतलब 63 एलिमेंट फाइंड आउट हो गए, सही है, आइडेंटिफाई। तो फिर अगर हमारे पास इतने ज़्यादा एलिमेंट है तो क्या हम, अगर रिसेंट की बात करें हम, ओके, इन द रिसेंट, देन वी नो दैट देयर इज 118 एलिमेंट्स, राइट? उसमें से कुछ सिंथेसाइज किए गए एलिमेंट भी है और कुछ जो एलिमेंट है वो क्या है? तो नेचुरली अकर्ड एलिमेंट है। तो अगर हमें इतने सारे एलिमेंट और उसके कंपाउंड के रिलेटेड अगर स्टडी करनी हो, सही है, तो अगर हम इतने सारे एलिमेंट की इंडिविजुअली फिजिकल प्रॉपर्टी स्टडी करें, इंडिविजुअली केमिकल प्रॉपर्टी स्टडी करें, ओके, तो क्या हो जाएगा? तो वो पॉसिबल नहीं है, सही है, कि इंडिविजुअल स्टडी इतने सारे एलिमेंट्स की करना पॉसिबल नहीं है, सही है। और उसी वजह से क्या हुआ? तो उसकी इंडिविजुअली स्टडी ना करने की वजह से हम क्या करते हैं उसे, तो उसे हमने एक ग्रुप में क्या कर दिया? तो रख दिया। कैसे ग्रुप में? तो उसकी सिमिलैरिटीज के अकॉर्डिंग ग्रुप में, सही है। अगर आप क्लासरूम में जाओ, अगर आप स्कूल की बात करो, सही है, तो स्कूल में क्या किया जाता है? अगर आपके स्कूल की बात करो तो स्कूल में हम क्या कर देते हैं? तो स्कूल में हमने क्या होता है कि जो बच्चे हैं उससे स्टैंडर्ड वाइज अरेंज किए जाते हैं, सही है, ताकि टीचर्स को पढ़ाने में आसानी हो, स्टूडेंट को पढ़ने में आसानी हो। ऐसा नहीं होता है कि स्कूल में एक होल में सबको बिठा दिया और सबको साथ में पढ़ा दिया, सही है। तो हम क्या करते हैं? उसे स्टैंडर्ड वाइज क्या करते हैं? अरेंज करते हैं, ताकि उन्हें पढ़ाने में क्या हो? आसानी हो। अगर आप होटल में जाते हो, ओके, कोई रेस्टोरेंट में जाते हो, देन यू विल सी दैट, जो अगर आप मेनू देखते हो, ओके, तो उस मेनू में डिफरेंट कैटेगरीज होती है। पहले स्टार्टर्स होता है, सही है, फिर मेन कोर्स होता है, उस मेन कोर्स में भी अगेन फिर क्या होता है? तो सब्जी होती है, राइट? रोटी का डिपार्टमेंट होता है कि आपको तंदूरी चाहिए, नान चाहिए, क्या चाहिए, सही है, सब्जी पनीर वाली चाहिए या फिर वेज सब्जी चाहिए। फिर आपका राइस डिपार्टमेंट होता है, सही। तो इस तरह से आपके मेन्यू को भी क्या किया जाता है? क्लासीफाई कर दिया जाता है। अगर एक स्टार्टिंग से एंड तक हम ऐसे क्लासीफाई ना करें और आपको जब ऑर्डर देना हो, ओके, तब यू विल गेट सो डिफिकल्टीज, राइट? तो उसी वजह से क्या करते हैं? रेस्टोरेंट में मेनू फॉर्म करते हैं। उस मेनू में क्या करते हैं? तो स्टार्टर्स के पहले स्टार्टर्स रखते हैं, सूप रखते हैं, उसके बाद मेन कोर्स आता है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हमें ऑर्डर करना हो तो वो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा, सही है, कि हमें क्या चूज करना है वो सिर्फ हम टाइटल देख के फिर उसमें से डिसाइड कर सकते हैं। अगर हमें सिर्फ स्टार्टर खाना हो तो फिर ये सारी चीज़ें हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, सही। अगर सिर्फ हमें सब्जी रोटी खानी होगी तो फिर हम नहीं स्टार्टर देखेंगे, नहीं राइस देखेंगे, सही है। कहाँ पे सिर्फ फोकस करेंगे? तो जो सब्जी रोटी का मेनू में डिपार्टमेंट होगा वहीं पे देखेंगे, ओके। तो उसी तरह से अगर हम किसी चीज़ को क्लासीफाई करते हैं, सही, ये क्या हुआ? तो इसकी क्लासिफिकेशन है, मेनू क्या है? तो एक प्रॉपर अरेंजमेंट है, सही है, कि उसकी जितनी भी डिसीज है, सही है, डिसीज की प्रॉपर अरेंजमेंट है, प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ डिश, राइट? किस लिए है? क्योंकि आप इजीली ऑर्डर कर सको, आपको इजीली पता चल सके कि कौन सी डिश से कौन सी डिश आपको मेन कोर्स में मिल सकती है, कौन सी डिश एज स्टार्टर मिल सकती है, सही है, कौन सा डेजर्ट मिलेगा आपको। तो इस तरह से उसमें डिफरेंट पार्ट डिवाइड किए जाते हैं हमारे मेनू में भी, ताकि हम जो डिशेज है, हमें जो ऑर्डर करना है, सही है, उससे आसानी से ढूंढ सके, उससे आसानी से ऑर्डर कर सके, ओके। अगर डेजर्ट चाहिए और आपको इन सब के काम नहीं है तो सिर्फ आप डेजर्ट वाला पोर्शन देखोगे, सही है। तो यही बात है कि अगर हमें सिर्फ इतने चीज़ के लिए उसे क्लासीफाई करना ज़रूरी होता है, अगर ये सारी चीज़ें मिक्सअप कर दी बिना क्लासीफाई किए, तो फिर आपको उसे फाइंड आउट करने में बहुत सारा टाइम लग सकता है, सही। जबकि हमारे पास तो 118 टाइप के एलिमेंट्स हैं। अगर आप उसकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को स्टडी करने चाहोगे देन इट विल गोइंग टू सो हैक्टिक, राइट? आपको याद भी नहीं रहेगा, बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, और दूसरी उसको आसानी से आप स्टडी भी नहीं कर पाओगे, सही है। सो वी कैन से दैट, सो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट, सो इट्स very difficult to study each and every element
individually and to know its properties and uses, राइट कि अगर इतने सारे एलिमेंट को हमें इंडिविजुअली स्टडी करना है तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा, उसकी प्रॉपर्टी यूजेस हम नहीं जान पाएंगे और उसी वजह से हम क्या करते हैं तो उसे क्लासीफाई करते हैं. ओके, देयरफॉर वी कैन से दैट therefore they have been classified into groups on the basis of their similarities in प्रॉपर्टीज, राइट कि उनकी जो प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टी भी हो जाए या केमिकल प्रॉपर्टी, तो उसी प्रॉपर्टी की सिमिलरिटी के अकॉर्डिंग उससे क्या किया जाता है, उसका ग्रुपिंग किया जाता है. ओके, और उसी तरह से अगर हम उसे ग्रुप में स्टडी करेंगे तो आसान हो जाएगा. जैसे हमें स्टार्टर चाहिए तो सिर्फ हम स्टार्टर को देखेंगे, दूसरे चीज़ को मेनू में नहीं देखेंगे, तो हमें ऑर्डर करना आसान हो जाएगा. उसी तरह से अगर हम सिमिलर प्रॉपर्टी के जैसे एलिमेंट है उसे वन ग्रुप में रख देंगे, देन इट इज गोइंग टू ईजी टू स्टडी दैट एलिमेंट्स, राइट कि इतने सारे एलिमेंट को भी स्टडी करना ईजी हो जाएगा उसकी अगर सिमिलरिटी या डिससिमिलरिटी के अकॉर्डिंग उसे अरेंज कर दिया जाए. तो उसी वजह से ज़रूरी है कि जो एलिमेंट्स है उसे क्लासीफाई किया जाए. ओके, तो ये जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है, तो एक पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है. ओके, ये जो क्लासिफिकेशन जो हम करते हैं उसकी सिमिलरिटी और डिससिमिलरिटी के अकॉर्डिंग वो जो क्लासिफिकेशन हमें मिलता है वो क्या है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन. अब ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन क्या है, इट इज द टैब्यूलर अरेंजमेंट. सही है, एक टेबल में अरेंजमेंट. पीरियोडिक क्लासिफिकेशन क्या है, द टैब्यूलर अरेंजमेंट of the chemical elements according to their chemical and physical property is known as the periodic classification. ओके, किसे बोलते हैं, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के जब हम एलिमेंट को उसकी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग एक टेबल में अरेंज करते हैं तो जो मिलता है उसे हम बोल सकते हैं इट्स अवर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं वो आपको समझ में आ गया होगा. ओके, नाउ हम स्टार्ट करते हैं कि कौन से साइंटिस्ट है जिन्होंने क्लासिफिकेशन किया था. ओके, अर्लियर जो क्लासिफिकेशन था वो किन्होंने किया था, ओके कैसे किया था उनके बारे में स्टडी करेंगे और आफ्टर दैट कि अभी जो हम क्लासिफिकेशन स्टडी कर रहे हैं उसके बारे में भी हम देखेंगे. ओके, तो वन बाय वन उसके बारे में हम स्टडी करते हैं. ओके, तो हम देखते हैं हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल. ओके, हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल. तो सबसे पहले जो हमारा क्लासिफिकेशन था एलिमेंट का वो किसने किया उसकी बात करते हैं. ओके, तो जो सबसे पहले क्लासिफिकेशन था वो किया था डॉब्रेनियर ने. ओके, our first classification is carried out by the Dobrenier. You already studied that all things in the 10th standard, right? Dobrenier's triads. उन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया था वो किसके नाम से जाना जाता है, डॉब्रेनियर्स ट्रायड. डॉब्रेनियर ने किया था क्लासिफिकेशन और उन्होंने ट्रायड्स फॉर्म किए थे, उसी वजह से उसी क्लासिफिकेशन को नाम दिया गया है डॉब्रेनियर्स ट्रायड. और उन्होंने जो ये क्लासिफिकेशन था वो किया था इन 1829. ओके, तो उन्होंने क्या किया था उसकी बात करते हैं. तो ही फॉर्म और ट्रायड्स कैसे उन्होंने फॉर्म किए थे, तो जो डॉब्रेनियर था, सही है, डॉब्रेनियर क्लासिफाइड elements into a group of 3. उन्होंने 3 के ग्रुप बनाए थे. ओके, और उसी ग्रुप को 3 के ग्रुप को बोला गया that group is called triads. ओके, कि जो डॉब्रेनियर था उन्होंने जो एलिमेंट्स थे उन्हें 3 के ग्रुप में डिवाइड किए. सही है, तो उसी ग्रुप को बोला गया ट्रायड्स के 3 का ग्रुप है तो ट्रायड्स बोला गया. सही है, उन्होंने उस एलिमेंट को 3 के ग्रुप में कैसे अरेंज किया तो उसकी भी एक प्रॉपर्टी की थी कि ये जो ट्रायड्स था उसमें इन द ट्रायड्स ऑफ एलिमेंट द एटॉमिक वेट ऑफ द मिडल element was the arithmetic mean of the atomic weights of the other two. सही है, क्या उन्होंने बोला कि उन्होंने जो ट्रायड फॉर्म किए, सही है, जो 3 के उन्होंने ट्रायड फॉर्म किए उसमें एक कैरेक्टरिस्टिक थी. कौन सी, तो जो ये मिडल एलिमेंट था
अगर उसके वेट की आप बात करो तो वो क्या था हमारा मीन ऑफ अदर टू एलिमेंट्स एटॉमिक वेट। सही है कि अगर आप मिडल एलिमेंट की बात करो, सही है, तो उसका जो वेट है वो कौन सा होगा, दूसरे दो एलिमेंट के वेट का मीन होगा। ओके, सपोज उन्होंने एक ट्रायड दिया, हम मान रहे थे कि उन्होंने ए बी सी एक ट्रायड दिया। सही है, तो अगर आपको बी का एटॉमिक वेट चाहिए, ओके, तो एटॉमिक वेट ऑफ, तो वो कितना होगा, एटॉमिक वेट ऑफ ए प्लस एटॉमिक वेट ऑफ बी डिवाइडेड बाय 2। सही है, कि जो पहला होगा और जो लास्ट वाला एलिमेंट होगा, थर्ड और फोर्थ एलिमेंट का अगर आप वेट लोगे और उसको आप क्या करोगे, उसका मीन लोगे, देन यू विल गेट द मास ऑफ द मिडल एलिमेंट। सही है, तो यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। तो ऐसे उन्होंने क्या किया, तो हमें एक ट्रायड दिया, उसके से हम ये फॉर्मूला लिख सकते हैं, तो एग्जाम्पल था, आप डायरेक्ट भी मतलब लिख सकते हो, वेट ऑफ मिडल एलिमेंट इक्वल टू वेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट प्लस वेट ऑफ थर्ड एलिमेंट, ओके, एंड डिवाइडेड बाय 2। उसका क्या लेना है, हमें मीन लेना है। तो उन्होंने ऐसे हमें बहुत सारे ट्रायड्स दिए हैं, उनकी बात कर लेते हैं, कौन से ट्रायड्स दिए हैं वो देख लेते हैं हम। तो एग्जांपल के तौर में उन्होंने जो ट्रायड्स दिया था, वो फर्स्ट ट्रायड है हमारा लिथियम, सोडियम and potassium. If you see that here the atomic weight of the lithium is 7, atomic weight of sodium is 23 and atomic weight of that potassium is 39. सही है, तो अगर आप सोडियम के लिए यही वेट काउंट करने चाहोगे, then you will get that weight of sodium, okay, equal to weight of lithium plus weight of potassium divided by 2, 7 plus 39 by 2, so you will get 46 by 2, it equal to 23। सही है, तो ये पहला ट्रायड था उनका जो दिया गया था। जो सेकेंड ट्रायड है वो हमारा है कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरिलियम। जो कैल्शियम है उसका एटॉमिक वेट होता है 40। सही है, जो स्ट्रोंशियम है उसका एटॉमिक वेट है हमारा 88, जो बेरिलियम है उसका 137 है। ओके, तो अगर यहाँ पे आप देखोगे कि बीच में कौन है, स्ट्रोंशियम है, उसका एटॉमिक वेट कितना होना चाहिए, कैल्शियम प्लस बेरिलियम के एटॉमिक वेट के डिवाइडेड बाय 2 जितना, कैल्शियम का है 40, बेरिलियम का है 137 डिवाइडेड बाय 2। सही है, अगर आप ऐसा करोगे देन यू विल गेट दैट, ये 7 यहाँ पे 4 3 7 और 1 डिवाइडेड बाई 2, सो यू विल गेट 8.5। तो ये 8 2 16 और ये 88.5 मिलेगा। तो ये नियर अबाउट द स्ट्रोंशियम का एटॉमिक वेट से सही, ये जो वेट आया आपका यहाँ पे वो किसके जितना है, सोडियम के जितना है। ये जो एक्चुअल वेट है वो इसके अराउंड में ही आया, नियर अबाउट 88.5 है, मतलब स्ट्रोंशियम का 88 है, तो दोनों सिमिलर जैसे है। तो ये तो ऐसे ही उन्होंने जो ट्रायड्स दिए थे वो देख लेते हैं, मतलब एग्जैक्ट था या फिर थोड़ा बहुत डिफरेंस था, लेकिन उनका नियर अबाउट दैट एटॉमिक मास था। ओके, जो वेट आया था वो। तीसरा ट्रायड है हमारा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सही है, फिर आपका जो है इसका भी वेट लिख लेती हूँ ताकि आपको जब कैलकुलेट करके देखना हो यू विल गेट इज ओके। जो फोर्थ ट्रायड है वो है सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम। सही है, सल्फर का 32, इसका 79, 1 2, टेलुरियम का भी 1 2 7। ओके, 1 2 6 1 2 7। फिर उन्होंने जो ट्रायड दिया था वो है फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। सही है, 31, 75, 120। चलो, तो ऐसे उन्होंने कुछ ट्रायड दिए थे, और भी ट्रायड दिए थे, लेकिन इतने काफ़ी। आपको एग्जांपल में 2-3 लिखने हैं, एक आध का आपको ये काउंट करके भी दिखाना होगा अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ओके, तो डॉबरेनियर ने क्या किया था, जो एलिमेंट्स है उसकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया था, तो 3-3 के पेयर फॉर्म किए थे। और ये जो क्लासिफिकेशन है, मेन थिंग, वो क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे किया गया था, तो ये जो क्लासिफिकेशन है वो किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक वेट। सही, एटॉमिक वेट के बेस पे किया गया था। अभी हमने देखा कि जो अगर हम एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसे अरेंज करते हैं तो जो मिडल एलिमेंट है उसका वेट बाकी के 2 एलिमेंट के वेट का क्या आएगा, मीन आएगा। सही है, तो ये क्लासिफिकेशन किसके बेस पे था, एटॉमिक वेट के बेस पे था। ओके, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट डॉबरेनियर ट्रायड्स। लेकिन इसके भी जो लिमिटेशन थे उसकी वजह से हम ये यूज़ नहीं करते थे, तो वो जो क्या लिमिटेशन है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं हम। उसके बाद हम दूसरा जो हमारा आया था वो देख लेंगे कि कौन सा टेबल उसके बाद एग्जिस्टेंस में आया। ओके, तो बात करते हैं हम लिमिटेशन ऑफ डॉबरेनियर्स ट्रायड। सही है, उनका जो लिमिटेशन है वो क्या था, तो मेन लिमिटेशन है कि वो जितने भी तब एलिमेंट डिस्कवर्ड हुए थे, सही है, उनको वो क्लासीफाई नहीं कर पाए थे। ओके, उनका मेन लिमिटेशन ही यही था कि ऑल द एलिमेंट्स डिस्कवर्ड एट दैट टाइम could not be classified into triads. Only a limited triad
number of elements could be arranged in such triads। सही है कि कुछ एलिमेंट को ही वो क्या कर पाए थे, तो ट्रायड में अरेंज कर पाए थे, बाकी के जो एलिमेंट थे वो अरेंज नहीं कर पाए थे। ओके, नाउ जो हमारा अगला है क्लासिफिकेशन है वो है हमारा न्यूलैंड्स ऑक्टेव। ओके, न्यूलैंड ऑक्टेव्स लॉ। उन्होंने ये जो क्लासिफिकेशन था वो किया था 1864 में। ओके, उन्होंने किसके अकॉर्डिंग किया था, तो उन्होंने जो ऐसे अरेंज किया था कि जो फर्स्ट एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी सही है किसकी जैसी है, तो एथ एलिमेंट की जैसी। एक्चुअली हम ये कहे तो अच्छा है कि जो न्यूलैंड है उन्हें ना म्यूजिक का बहुत शौक था, और जो म्यूजिक के साथ साथ उनका किससे रिश्ता है, तो केमिस्ट्री से, तो उन्होंने केमिस्ट्री और म्यूजिक को ज्वाइन कर दिया। आपको पता होगा कि अगर म्यूजिक में 8 टोन्स होते हैं, सही है, मेन हमारे कितने टोन्स होते हैं, 7, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7। कौन से, तो सा रे गा मा पा धा नी, और फिर से कौन आ जाता है, तो सा आ जाता है, मतलब कि पहला वाला रिपीट हो जाता है, सारे गा मा पा धा नी सा, तो फिर से आ गया सा। सही है, तो मतलब उन्होंने यही कहा कि जब हम अपने एलिमेंट को अरेंज करते हैं, ओके, तो वो जो एलिमेंट है वो भी कुछ इसी तरह से क्या होता है, अरेंज होता है। पहले उन्होंने लिया लिथियम, सही है, एक्चुअली यहाँ पे हाइड्रोजन को लिया गया था, लेकिन एनसीईआरटी बुक में जो दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग बात करते हैं। तो उन्होंने पहले क्या दिया, लिथियम, सही है, उसके बाद बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और फिर उन्होंने क्या कहा, एक्चुअली फ्लोरीन के बाद आता है नियॉन, बट तब जो है वो नोबल गैसेस फाइंड आउट नहीं हुए थे, तो फ्लोरीन के बाद सोडियम आया। उन्होंने क्या बोला कि अगर हम जाए तो ये 7 एलिमेंट है जिनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, लेकिन अगर आप फिर से 8 एलिमेंट पे आ जाओगे देन उसकी प्रॉपर्टी कैसी होगी, पहले एलिमेंट जितनी ही होगी। ओके, पहले और 8 एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टी क्या आएगी, सेम आएगी। सही है, उसके बाद अगर देखोगे तो बेरिलियम मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी सेम होगी, एल्यूमिनियम बोरॉन की प्रॉपर्टी सेम होगी, कार्बन सिलिकॉन की सेम होगी। सही, तो इसी तरह उन्होंने क्या किया, तो उन्हें अरेंज किया। ओके, कहाँ तक उन्होंने अरेंज किया था, तो सिर्फ कैल्शियम तक वो अरेंज कर पाए थे, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, देन फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, अगेन पोटेशियम एंड कैल्शियम। तो उन्होंने बोला कि एक लाइन में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे, सही है, यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे लिथियम है, सही है, फिर कौन है यहाँ पे हमारा सोडियम और पोटेशियम, तो ये तीनों की प्रॉपर्टी कैसी होगी, सेम होगी। उसके बाद कौन आता है, तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम की प्रॉपर्टी सेम होगी। सही, मतलब एक ग्रुप में जो भी एलिमेंट रहेंगे उनकी प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम। इन्होंने भी जो ये अरेंजमेंट की है, तो आप अगर देखोगे तो इसका एटॉमिक मास है वो कितना होता है, 7। सही है, इसका एटॉमिक मास कितना होता है, 9। एटॉमिक मास की बात कर रही हूँ, ओके, एटॉमिक मास तो 7 है, 9 है, ओके, बोरॉन का आप देखोगे 11 है, 12 है, मतलब ये क्या है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग ही उन्होंने क्या किया, क्लासीफाई किया। तो ये क्लासिफिकेशन भी किस पे बेस्ड था, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक वेट। सही, ये जो न्यूलैंड ने क्लासिफिकेशन किया था वो भी किसके बेसिस पे था, एटॉमिक बेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर पे ही था। और उन्होंने क्या बोला था, तो जो फर्स्ट एलिमेंट है उसकी और 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी। तो हम उसका स्टेटमेंट लिख देते हैं, इफ द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन if the elements are arranged in order of their increasing atomic weights, every eight elements had similar properties to first, one like the first and eighth note of music। सही है, जैसे कि हमने ये बोला कि उन्होंने क्या बोला कि जो फर्स्ट और 8th नोट है, सही है, जैसे कि यहाँ पे सारे गामा पा धा नी, और 8 नंबर की टोन कैसी होगी, फर्स्ट जैसी ही होगी। सही है, तो यहाँ पे भी जो एलिमेंट है वो फर्स्ट और 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम। यहाँ से काउंट करोगे तो इसकी 1 2 3 4 5 6 7 और 8। सही है, तो फर्स्ट और 8th की क्या होती है, सेम होती है। यही उन्होंने बताया, और उन्होंने जो है वो क्या किया, तो कैल्शियम तक के एलिमेंट को उसमें अरेंज कर दिया। लेकिन ये जो क्लासिफिकेशन था तब जो इनर्ट गैस थे वो फाउंड नहीं हुए थे। सही है, लेकिन ये जो हमारी है, जो हमारा न्यूलैंड का क्लासिफिकेशन है वो भी क्या है, तो उसके भी कुछ डिमेरिट्स हैं। ओके, तो उसके बारे में भी बात कर लेते हैं हम कि उसके क्या डिमेरिट्स हैं। उसके साथ साथ हम ये जो यहाँ पे बात की है वो लिख भी लेते हैं। सही है,
मैं ये सब आपको लिख के इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको जब अपने नोट्स बनाने हो, ओके, या फिर आपको जब क्वेश्चन एग्जाम में आए तो क्या लिखना है, कैसे लिखना है, वो सही से समझ में आए। उसी वजह से हम टॉपिक को डिस्कस भी करते हैं और साथ में उसे कैसे लिखना है वो भी मैं आपको बताते जाती हूँ, ओके। तो यहाँ पे और एक पॉइंट ऐड कर लेते हैं, द प्रॉपर्टीज ऑफ lithium and sodium, right? Lithium and sodium were found to be the same, right? Similarly, beryllium, right, and magnesium resemble each other. कि ये दोनों भी एक दूसरे से क्या करेंगे, सेम होंगे। तो ये हो गया हमारा उसका जो मेन पॉइंट था वो। नाउ अब बात करते हैं उसके डिमेरिट्स की या फिर लिमिटेशन की, ओके। सो लिमिटेशंस ऑफ न्यूलैंड ऑक्टेव्स, ओके। न्यूलैंड का जो ऑक्टेव है उसके लिमिटेशन की बात कर लेते हैं हम। फर्स्ट लिमिटेशन है, इट वॉज एप्लीकेबल ओनली टिल कैल्शियम, सही है कि वो कहाँ तक एप्लीकेबल है, सिर्फ कैल्शियम तक एप्लीकेबल है। आफ्टर कैल्शियम every eighth element did not possess the same properties of the first element, सही है कि उसके बाद जो उन्होंने अरेंजमेंट की थी उसमें जो हमारे 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम आई, ऐसा नहीं है, बीच में बहुत सारे एलिमेंट्स थे वो छूट भी गए थे, ओके। वो भी मैं आपको दिखा दूंगी कि कैसे हुआ था, वो अरेंजमेंट भी मैं आपको दिखाऊंगी आगे की अरेंजमेंट। ये जो हमने पहले देखी वो अरेंजमेंट प्रॉपर थी कि जो 20 तक था, सही है, जो कैल्शियम तक की एलिमेंट थी वो सही थी, उसके बाद की अरेंजमेंट सही नहीं थी, ओके। फिर ही एज्यूम्ड दैट ओनली 56 एलिमेंट्स exist, but later other element came to place and did not fit into his law, सही है। उन्होंने जो फाइंड आउट किया था तब सिर्फ 56 थे, तो उन्होंने लगा सिर्फ इतने ही एलिमेंट है, लेकिन आफ्टर दैट बहुत सारे एलिमेंट्स फाइंड आउट हुए और जो वो एलिमेंट थे वो अंदर फिट हो रहे नहीं थे, ओके। नाउ द नेक्स्ट limitation is he fit elements like cobalt and nickel under the same slot, and that too in the same column as fluorine, chlorine and bromine, which have very different properties than these elements, ओके। उन्होंने क्या किया था, तो जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन वाला कॉलम था उसी में उन्होंने कोबाल्ट और निकल को एक ही साथ एक ही जगह पे प्लेस कर दिया था, सही है। तो वो तो चीज़ पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये सारे हमें पता है हैलोजन से और ये दोनों तो मेटल्स है, तो हैलोजन और मेटल कैसे साथ में हो सकते हैं, सही है। फिर दूसरी चीज़ थी Fe which resemble with cobalt and nickel in properties was kept far away from these elements, okay। तो जो रिसेंबल था वो थोड़ा सा दूर हो गया, जो रिसेंबल नहीं है वो साथ में आ गया। तो उनकी जो पूरी उन्होंने अरेंजमेंट की थी वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि उन्होंने कैसे अरेंजमेंट की थी सारे एलिमेंट्स की, ओके। तो उन्होंने जो अरेंजमेंट की थी उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। उन्होंने किया था वो सा रे गा मा प ध नी, ओके, और फिर से आ जाता है सा। तो उन्होंने क्या किया था, तो उन्होंने स्टार्ट किया था ऐसे कुछ, एक मिनट, ओके। नाउ तो हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ओके। फिर यहाँ पे उन्होंने लिया फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम,
एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, फिर आ गया हमारा पोटेशियम, क्योंकि तब क्या था, नोबल गैसेस फाइंड आउट नहीं हुए थे, तो डायरेक्ट क्लोरीन के बाद कौन सा आता है, पोटेशियम। ओके, देन कैल्शियम, फिर उन्होंने ले लिया डायरेक्ट क्रोमियम। सही है, तो यहाँ पे तो बहुत सारे 3-4 एलिमेंट्स स्किप हो गए। फिर उन्होंने ले लिया टैलोडियम, तो यहाँ पे तो बहुत सारे हो गए, मैंगनीज, एफी। सही है, फिर इसी ग्रुप में ही प्लॉट अ कोबाल्ट एंड निकल। ओके, अब ये एफी यहाँ रह गया, कोबाल्ट निकल यहाँ पे रह गए। सही है, और ये तो सारे हेलोजन है, नॉन मेटल्स है, उसी में उन्होंने उसे प्लेस कर दिया। सही है, फिर आया कॉपर, जिंक, सही है, इंडियम, आर्सेनिक, सैलोडियम, ब्रोमीन, रुबिडियम, स्ट्रोंसियम, फिर से 2 एलिमेंट को उन्होंने साथ में रख दिया। सही है, तो ये सारी चीज़ें जो थी, तो उन्होंने ऐसे हमारा पीरियोडिक टेबल उन्होंने सेट किया था। सही है, तो ये जो था उसमें बहुत सारे लिमिटेशंस थे, जैसे कि हमने देख लिए। सही है, पहला क्या है इसमें, तो उन्हें लगा सिर्फ 56 एलिमेंट थे, तो उन्होंने एक्चुअली जो प्रॉपर वे में है, ये प्रॉपर वे में नहीं है। सही है, जो 1/8 वाली कंडीशन है, वो 1/8 वाली कंडीशन ये सारे एलिमेंट में नहीं देखी जाती है। वो कहाँ तक सिर्फ देखी जाती है, कैल्शियम तक। सही है, जो हमने देखा आगे, उसी यहाँ पे सिर्फ कैल्शियम तक ही वो देखी जाती है, जो 1/8 वाली प्रॉपर्टी है वो। लेकिन उसके बाद की जो उन्होंने अरेंजमेंट दी थी, उसमें ऐसी प्रॉपर्टी नहीं देखी गई है। सही है, फिर क्या है, जो कोबाल्ट निकल वाला है, वो हमने बोला हेलोजन के साथ उसे रख दिया, एफी के साथ वो रिसिम्बल था, लेकिन उससे दूर कर दिया। सही है, तो ये सारे उनके क्या हो गए थे, ड्रॉबैक हो गए थे। ओके, और जो उसके बाद लेटर डिस्कवर्ड हुए एलिमेंट, उन्हें भी वो उनका जो टेबल था ये, सही है, वो जगह नहीं दे पाया, तो उसी वजह से ये क्या हुआ, तो फेलियर हो गया उनका। और उसके बाद तो जो हमारा टेबल है, पीरियोडिक टेबल, वो एग्जिस्टेंस में आया। उसकी बात करते हैं, तो ये हमारा हो गया सेकंड, न्यूलैंड्स ऑक्टिव। ओके, उन्होंने 8 वाला रूल दिया था ना। द नेक्स्ट वन इज, उसके बाद जो थर्ड थे वो था हमारा लोथो-मेयर्स एटॉमिक वॉल्यूम कर्व। ओके, एक्चुअली ये जो है इन्होंने 1869 में दिया था। ये सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए है, हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम उसे स्टडी नहीं करने वाले थे, लेकिन उन्होंने एक ग्राफ दिया था। ओके, बाय द ग्राफ उन्होंने किसका ग्राफ प्लॉट किया था, तो ही प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन एटॉमिक, प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन एटॉमिक वेट एंड एटॉमिक वॉल्यूम। सही है, तो उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने ग्राफ क्या किया था, तो दिया था, और उसी में से उन्होंने जो थे, उसमें से उन्होंने जो हमारे मेटल्स थे, उसमें भी फर्स्ट ग्रुप के मेटल, सेकंड ग्रुप के मेटल जो अभी हम देखते हैं, उन्हें क्लासीफाई किया था, नॉन मेटल को क्लासीफाई किया था। सही, ट्रांजिशन एलिमेंट को डिफ्रेंशिएट किया था उन्होंने उस ग्राफ के थ्रू। मेटल, सही है, मेटल्स में भी अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल, फिर अगर आप बात करो नॉन मेटल्स, ट्रांजिशन मेटल्स, तो उन सभी को उन्होंने क्लासीफाई किया था। सही है, लेकिन ये हमारी एनसीईआरटी बुक में नहीं है, तो हम इसे स्टडी नहीं करेंगे, सिर्फ ये मैंने आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बताया है। उसके बाद जो था, तो सबसे इंपॉर्टेंट अरेंजमेंट था, सही है, वो था मेंडेलियव्स पीरियोडिक टेबल। सही है, तो उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट और मेन टॉपिक है इस चैप्टर का। ओके, और ये जो हमारा पीरियोडिक टेबल है, उसी की वजह से हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, वो भी बहुत ज़्यादा रिसेंबल करता है। सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है, वो भी हम देखेंगे आफ्टर दैट। ओके, तो इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मेंडेलियव्स पीरियोडिक टेबल। ओके, होप यू अंडरस्टैंड कि हमने क्लासीफाई क्यों किया, क्लासिफिकेशन में हिस्ट्री हमने देख ली, डॉप्लिनियर टायर्स देख लिया, न्यूलैंड्स ऑक्टिव देख लिया, उसमें उन्होंने अरेंजमेंट कैसे की थी उसकी बात की, साथ में उसके जो लिमिटेशन थे वो क्या थे उसकी भी बात कर ली है। ओके, सो होप यू अंडरस्टैंड अबाउट ऑल थिंग्स very well. Okay, and please wait for my next video in which we are going to discuss about the Mendeleev's periodic table. Okay, thank you for watching this video.